हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यथार्थ हॉस्पिटल्स एंड ट्रामा केयर सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। आज इस वीडियो में हम इनका स्टॉक एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि इसका शेयर प्राइस कैसा परफॉर्म किया है, बिजनेस कैसा चल रहा है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी कम मिल सकती है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं और समझते हैं कि यथार्थ हॉस्पिटल और ट्रामा केयर सर्विसेज लिमिटेड का बिजनेस कैसा चल रहा है, और सारे डेटा और सारे फैक्ट्स को पहले डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब तक आपके पास डेटा और फैक्ट्स नहीं होंगे, आप सही एंट्री और सही एग्जिट नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पे इसीलिए मैं हमेशा आपको पूरी बात समझाता हूँ, फिर आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी में जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है उसके बेसिस पे सबसे सही टाइम क्या होगा यथार्थ हॉस्पिटल और ट्रामा केयर सर्विसेज लिमिटेड में इन्वेस्ट करने का और सेफली पैसा बनाने का। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि इनका सबसे पहले चार्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे 3 सालों का चार्ट ओपन कर लिया और यहाँ पे देखेंगे कि दिसंबर दो नहीं अगस्त 2023 के पहले का कोई हिस्ट्री नहीं है प्राइस की। इसका मतलब यहाँ पे उसी दौरान इसका आईपीओ आया था। 333 रुपये के आसपास का प्राइस दिख रहा है, लेकिन कुछ खास प्राइस में ऊपर नहीं गया। लेकिन फिर अचानक से फरवरी में ये हाई लगा था 490 रुपये का, फिर अभी फिर से गिरा, ये शेयर 400 रुपये का आ गया। फिर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5% अप था और 424 रुपये का बंद हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इतनी ज़्यादा तेज़ी से ये ऊपर क्यों गया और फिर इतना ज़्यादा तेज़ी से नीचे क्यों आया। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इनका क्वार्टरली रिजल्ट आया था, जिसको हम अभी स्टडी करेंगे। वहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट था। इसके अलावा इन्होंने एक नया हॉस्पिटल एक्वायर किया था। उस ये दोनों जो पर्टिकुलर पॉजिटिव न्यूज़ थी, इसकी वजह से शेयर ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे जब शेयर प्राइस अचानक से गिरा है, यहाँ पे सिर्फ 15% की गिरावट हुई है। ये अकेले यथार्थ हॉस्पिटल में नहीं हुआ है, ये इंटायर हॉस्पिटल के इंडस्ट्री में हुआ है। यहाँ पे चाहे अपोलो का हॉस्पिटल हो, मैक्स का हो, सारे हॉस्पिटल के शेयर गिरे हैं। उसके पीछे की वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है गवर्नमेंट को कि ये हॉस्पिटल के जो प्राइसेस अननेसेसरी जो बिल्स बना देते हैं, इसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए, रेगुलेट किया जाए, या फिर कोई ना कोई तरीका निकाला जाए ताकि ये हॉस्पिटल्स में जो अननेसेसरी बिल बन रहे हैं उसको सही तरीके से हॉस्पिटल्स उसको बनाए और कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए। इसकी वजह से जब भी आपको पता है मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो सारे शेयर गिरते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर वहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि अगर कोई स्ट्रिक्ट लॉ आ गया तो उस वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट कर सकती है। और अगर स्टैंडर्ड प्राइसिंग कर दिया तो भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि इनका प्रॉफिट इम्पैक्ट करेगा। तो ऐसे में सारे शेयर गिरने लगते हैं और यही सही टाइम होता है जब काफ़ी शेयर करेक्ट हो जाते हैं। तो यही वजह है कि मैं इस शेयर को स्टडी कर रहा हूँ। हॉस्पिटल के जितने भी सारे शेयर्स थे मैंने स्टडी किया, उसमें से मुझे ये बेस्ट दिख रहा है। लेकिन कब इसको बाय करना है इसको हम एंड में समझेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इनके बैलेंस शीट देख लेते हैं, और बैलेंस शीट में आएंगे और देखेंगे तो इनका अगर डेट लेवल देखा जाए तो बिल्कुल नेग्लिजिबल 13 करोड़ हो गया। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्योंकि इन्होंने आईपीओ में अच्छा खासा फंड रेस किया, अपने डेट लेवल को बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी डाइल्यूट की है। यहाँ पे देख सकते हैं 66 से 86 हो गई है, तो इक्विटी डाइल्यूट करके इन्होंने डेट को अपने कंट्रोल कर लिया। इसके अलावा पीएनएल पे देखें तो पीएनएल काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। पिछले 7 सालों में ये 70 करोड़ की रेवेन्यू से बढ़ा करके 636 और हर साल ग्रो हुई है। देख सकते हैं 71, 78, 91, 136, फिर 215 करोड़, फिर ऑलमोस्ट जो है 50% या डबल हो गया 375 करोड़, फिर 478, फिर 1.5 गुना हो गया 636 करोड़ का रेवेन्यू। इसके अलावा अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो 3 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ करता था 2021 में 20 करोड़ का, फिर 44 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 66 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, अभी 93 करोड़ का प्रॉफिट है। ऑलमोस्ट 33% की ग्रोथ यहाँ पे सिर्फ टीटीएम में ही शो कर रही है। इसके अलावा अगर हम लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट देखें, जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी अच्छा आया था, यहाँ पे देखें कि दिसंबर 2022 में 138 करोड़ का रेवेन्यू था, वो बढ़ करके 167 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। यहीं पे नेट प्रॉफिट में भी 45% की ग्रोथ हुई, जो कि 21% का नेट प्रॉफिट था वो बढ़ करके 29 करोड़ रुपए का हो गया। यहीं पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे इनका यूटिलाइजेशन बढ़ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हम ये भी इस वीडियो में सीखेंगे कि हॉस्पिटल का यूटिलाइजेशन कैसे जो है देखा जाता है, क्या इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होते हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्री का अपना एक खुद का मैट्रिक्स होता है जिसको आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 23% का, वो अभी इस क्वार्टर में हाईएस्ट रिपोर्ट किया गया 28% का। यही एक पॉजिटिव न्यूज़ थी और आउटलुक था। इसके अलावा जो कि मैंने बताया कि इन्होंने एक नया
एक्विजिशन किया है एक हॉस्पिटल का, ये दोनों न्यूज़ थी जिसकी वजह से शेयर प्राइस ऊपर जा रहा था। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसकी वजह से ये शेयर 15% करेक्ट हो गया। तो अभी इसका मार्केट कैप की बात करें तो 3600 की मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी है, जो कि पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए मार्केट में, लाइक मेरे जैसा एग्रेसिव इन्वेस्टर है, तो आपको जो है हमेशा माइक्रो कैप या स्मॉल कैप या मिड कैप में जाना चाहिए, या लार्ज कैप को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पी की बात करें तो 39 का पी है, आरओसी की बात करें 26 का, और आरओई काफ़ी ज़बरदस्त 43% का दिख रहा है। तो दोस्तों ये तो पूरा व्यू दे दिया मैंने चार्ट के बारे में, और साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि इसका शेयर प्राइस अचानक से ऊपर क्यों गया था और नीचे क्यों गया था। इसके अलावा हमने डिटेल में फाइनेंशियल भी डिस्कस कर लिया। आप चलते हैं कि इनकी क्वार्टरली अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल को स्टडी करेंगे, जिससे ये पता लग जाएगा एक्चुअल में बिजनेस में जो छोटी बड़ी चीज़ें हैं वो कैसी प्ले आउट हो रही हैं, वो बिज़नेस कैसा चल रहा है, ताकि हम एग्जैक्टली डिसाइड कर पाएँ कि इस कंपनी में क्या सही होगा एंट्री करने का और टाइमली एग्जिट करके पैसा बनाने का। तो चलिए चलते हैं क्वार्टरली अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल का मैंने नोट्स बनाए, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, तब जाके काफ़ी और चीज़ें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले हम एक्विजिशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो इन्होंने नया हॉस्पिटल एक्वायर किया है वो है एशियन फिडेलिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में, जो कि दिल्ली एनसीआर रीजन में है। और इस हॉस्पिटल में की बात करें कैपेसिटी की 175 बेड है, जो कि एक्सपेंड हो सकते हैं, 200 से 225 बेड फ्यूचर में बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने 100% इक्विटी इसकी परचेस की है, 116 करोड़ रुपए टोटल कैश दे करके इन्होंने एक्वायर किया। और यहाँ पे ये एक्विजिशन मार्च 2024 यानी इसी महीने कंप्लीट हो जाएगा। और ये क्वार्टरली अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया कि 1 अप्रैल 2024 से यहाँ पे रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये एक्विजिशन कंप्लीट होगा यहाँ से वो ऑपरेशनलाइजेशन शुरू कर देंगे और वहाँ से जो भी बिजनेस है वहाँ से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि सिग्निफिकेंट टर्नओवर जो है यहाँ पे जो आने वाला है सेकंड ईयर के ऑपरेशन से आएगा, यानी इसी साल तो अप्रैल से ये बिज़नेस शुरू हो जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जो नया हॉस्पिटल जो 2 साल से बंद है, यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट था, इसी वजह से वो हॉस्पिटल बंद हो गया था। तो ये अपने कंट्रोल में लेंगे, तो अप्रैल से अगर ये ऑपरेशन हॉस्पिटल दोबारा स्टार्ट करते हैं तो रेवेन्यू तो आना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो मेजर रेवेन्यू है 1-2 साल तो लग ही जाते हैं। तो इसके अलावा इबिट्टा में जो लॉसेस होंगे FY25 में, लेकिन इनका कहना ये है कि मिनिमल होंगे। देखिए मैनेजमेंट हम कोई नहीं कहेगा कि हमारा हॉस्पिटल अगर शुरू हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा हेवी नुकसान होंगे, ये तो कोई नहीं कहता। लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर नया हॉस्पिटल है तो पहले दिन से ऑपरेशन शुरू हो जाता है, लेकिन खर्चे आपके बहुत ज़्यादा होंगे, कि फिक्स्ड कास्ट काफ़ी ज़्यादा होगी। इसके अलावा डिप्रेशिएशन भी होगा, आपको हॉस्पिटल्स में एम्प्लॉयज़ तो हायर करने पड़ेंगे, डॉक्टर्स, नर्सेज और सारे स्टाफ, और जो भी ऑपरेशनल ओवरहेड खर्चे होंगे वो तो आपको बियर करने ही पड़ेंगे। लेकिन रेवेन्यू धीरे धीरे आने शुरू होता है। तो FY25 में तो अभी आपको लॉसेज ही होंगे, जो कि ये इनका कहना है मिनिमम है, बट हम ये मानते हैं कि अभी इनको नुकसान होगा, चाहे थोड़ा ही नुकसान हो लेकिन नुकसान तो होगा ही होगा। इसके अलावा ये ब्रेक इवन की बात कर रहे हैं। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई एक्विजिशन कोई कंपनी करती है, नया प्लांट एक्वायर करती है, या फिर कोई जो है नया प्लांट स्टार्ट करती है प्योर ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन से, तो वहाँ पे भी ब्रेक इवन समझना काफ़ी ज़रूरी है कि इनका ब्रेक इवन 2 साल लग सकते हैं इनको ब्रेक इवन होने में। मतलब पहले 2 साल में इनको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। और ये ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री में ऐसा है, सिर्फ ये पर्टिकुलर यथार्थ हॉस्पिटल के साथ केस नहीं है। कोई भी कंपनी आज नया हॉस्पिटल डालती है तो 1 से 2 साल लग जाते हैं जब वहाँ से प्रॉफिट आना शुरू कर देता है, बल्कि कुछ केसेस में 3 से 4 साल भी लग जाते हैं, बल्कि ये 2 साल तो बहुत कम बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने कहा कि हॉस्पिटल के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है, वो जिसको बोलते हैं आरपॉब या एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, बल्कि ये होता है पर डे का, यानी हर एक सिंगल बेड से हॉस्पिटल को कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो अच्छे हॉस्पिटल में 50,000 60,000 रुपये पर डे रेवेन्यू आता है एक बेड से। लेकिन इनका जो ARPOB है अभी लेटेस्ट क्वार्टर में 29,367 रुपये का है, जो कि 14% ईयर ऑन बेसिस पे ज़्यादा है और 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इम्प्रूवमेंट हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आरपॉब बढ़ेगा तो ओवरऑल इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि सेम बेड कैपेसिटी पे इनको ज़्यादा रेवेन्यू अचीव हो रहा है। इसके अलावा नोएडा एक्सटेंशन का हाईएस्ट आरपॉब है, जिसका वैल्यू है 34,287 इस क्वार्टर में। और इसके अलावा हम इनका ऑक्यूपेंसी लेवल भी देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ेगा
आरपॉप बढ़ेगा, इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है। जैसे कि हमने देखा कि लेटेस्ट क्वार्टर में इनकी 28% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो ऑक्यूपेंसी लेवल की बात करें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल में 90% और 68% की ऑक्यूपेंसी, जो कि काफ़ी नोएडा में तो काफ़ी अच्छी हो गई है, लेकिन ग्रेटर नोएडा में 68%, जो कि हो सकता है 1-2 क्वार्टर में और ज़्यादा इसमें इंप्रूव हो जाए। और नोएडा में तो इनको फिर एक्सपेंशन फर्दर करना पड़ेगा, ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन, ताकि ये, क्योंकि आप ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी इनकी जो हाईएस्ट रीच करने वाली है। इसके अलावा नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल में 42% का ऑक्यूपेंसी है, जो कि ऑप्टिमल लेवल पे FY25 में अचीव हो जाएगी, और FY24 तो ऑलमोस्ट एंड ही हो रहा है। तो इसका फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान देखा जाए तो इन्होंने जो लैंड एक्वायर की है नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल में, देखिए यहाँ पे कई हॉस्पिटल्स के नाम आ रहे हैं, तो इस सबसे बेटर हमें यही होगा कि पहले इनके जो हॉस्पिटल्स हैं इसको हम स्टडी कर लें। तो इनके जो मेजर जो हॉस्पिटल्स हैं, इनके यहाँ पे देख सकते हैं 4 हॉस्पिटल हैं। एक ग्रेटर नोएडा का है, एक नोएडा का है, एक नोएडा एक्सटेंशन का है, एक झांसी ओरछा का है। इसके अलावा 5वां जो हॉस्पिटल इन्होंने एक्वायर किया वो फरीदाबाद वाला, जो मैंने अभी डिस्कस किया था, जो कि अप्रैल 2024 से वहाँ से बिजनेस स्टार्ट होने वाला है। तो इनके जो इस क्वार्टर में अभी सिर्फ 4 हॉस्पिटल है, 5वां अभी स्टार्ट होने वाला है अगले महीने से। तो ग्रेटर नोएडा की सबसे ज़्यादा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेस यहाँ से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्यूपेंसी लेवल देख सकते हैं 60, ये एक मिनट, हम लेटेस्ट Q3 FY24 का देख लेते हैं। 64% का ग्रेटर नोएडा से 83% का, नोएडा एक्सटेंशन से 45 से, झांसी से काफ़ी कम है, अभी 21% का हो। उसी के हिसाब से आरपॉप भी जो है झांसी का सबसे कम है 19,000 रुपये का, और सबसे बेस्ट नोएडा एक्सटेंशन का आरपॉप सबसे बेस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं 34,000 का, और नोएडा का सिर्फ 26,000 रुपये का है, और यहाँ पे ग्रेटर नोएडा का 30,000 रुपये है, और एवरेज 29,309 रुपये का है। और यहाँ पे इसी हिसाब से रेवेन्यू भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रेटर नोएडा का रेवेन्यू है 582 मिलियन का है, मतलब 58 करोड़ का, और झांसी ओरछा से सिर्फ अभी 9 करोड़ या 10 करोड़ रुपए की रेवेन्यू आ रही है, जो कि फ्यूचर में अगर रेवेन्यू बढ़ती है तो यहाँ से इनकी ऑक्यूपेंसी लेवल जैसी बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, तो ओवरऑल जो है बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकती है। तो ये एक स्लाइड है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है कि एक ही स्लाइड में सारे बिजनेसेस का, या 4 जो अलग अलग हॉस्पिटल हैं एक ही स्लाइड में सारा समराइज़ कर दिया, तो काफ़ी आसानी हमें हो जाती है समझने में कि बिज़नेस में यूटिलाइजेशन के लेवल पे है और मैक्सिमम जो पोटेंशियल, रेवेन्यू पोटेंशियल है वो कितना हो सकता है। तो चलिए चलते हैं, फिर से हम देखते हैं कि एक्चुअली मैंने डिस्कस इसलिए किया कि कई हॉस्पिटल्स का नाम आ रहा था, कन्फ्यूजन हो रही थी, इसीलिए बता दिया कि आपको 4 हॉस्पिटल हैं जिनके नाम ये हैं। एक तो आपका ग्रेटर नोएडा का है, नोएडा एक्सटेंशन है, झांसी, और 5वां जो है फरीदाबाद का है। तो चलिए आप आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो इनका एम है, यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में 600 बेड एक्सपेंड करने का है, और नोएडा एक्सटेंशन में 700 बेड एक्सटेंशन करने का है। तो ये भी समझना ज़रूरी है कि इनके करंट टाइम में बेड कितनी है। तो यहाँ पे आपको इस वाली स्लाइड में दिखेगा कि इनके करंट टाइम में कितने कितने बेड हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आ जाता हूँ कि, एक मिनट, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि नोएडा हॉस्पिटल्स में इनके जो बेड हैं नोएडा एक्सटेंशन में 450 हैं, और यहाँ पे बता रहे हैं कि नोएडा एक्सटेंशन में 700 बेड करने वाले हैं। और ठीक है, ग्रेटर नोएडा में अगर बात करें तो ग्रेटर नोएडा में इनके 400 बेड कैपेसिटी है, इसको बढ़ा के 600 करने वाले हैं, यानी दोनों में ऑलमोस्ट 1.5 गुना 50% की कैपेसिटी इंक्रीज करने वाले हैं। और टोटल जो इनके चारों पांचों हॉस्पिटल मिला करके इनका प्लान ये है कि करंट टाइम में जो टोटल बेड है ऑलमोस्ट 1400 का है। यहाँ पे मैं स्लाइड में दिखा देता हूँ आपको कि 1400 बेड है, इसको बढ़ा करके 2800 बेड करना का इनका प्लान है, 3 साल में इनको डबल करने का है। तो 3 साल में अगर ये सक्सेसफुली डबल कर सकते हैं, और अगर इनका आरपॉप भी बढ़ता है उसी रेट से एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स में, तो कहीं ना कहीं अगर यूटिलाइजेशन बढ़ा
तो इनका रेवेन्यू आने वाले 3 साल में डबल हो सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल दिख रहा है मुझे। ROE और ROC की बात करें तो 40% से ज़्यादा का ROE है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग अक्सर यूट्यूब पर दिन भर खोजते रहते हो कौन से ऐसे स्टॉक है जिसमें हम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं एक स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आप हमारी सर्विस ले सकते हैं, जिसमें हम आपको स्टॉक रिकमेंडेशन देंगे, रियल टाइम बाय और सेल अलर्ट देंगे, आपको बताएंगे कि इस शेयर में इन्वेस्ट करना है, इस शेयर को एग्जिट करना है। साथ ही साथ हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, डेडिकेटेड व्हाट्सअप ग्रुप, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ़ीस है 3600 रुपये 1 साल के लिए। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको अगर ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इस सर्विस के बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों हमेशा यही रिकमेंड किया जाता है कि आप हमेशा सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही सलाह मशवरा करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें अकाउंटेबिलिटी होती है, हमारा हर डेटा सेबी के पास जाता है और हम सेबी के नज़र में होते हैं। तो यहाँ पे आपको जेन्युइन और सही तरीके से गाइड किया जाता है, रेदर देन आपको बड़े बड़े सपने दिखा करके आपको बाज़ार में आते हैं जो फेक इन्फ्लुएंसर होते हैं, या फिर फेक जो आपको एडवाइस दी जाती है और आपका ज़्यादातर नुकसान किया जाता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप किसी भी एडवाइज़र्स के यहाँ सर्विस लेते हैं तो पहले मेक श्योर कर लें कि वो एक सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो चलिए, चाहे हमसे लें या चाहे किसी और से लें, लेकिन सेबी रजिस्टर्ड लोगों से ही काम करें, वो आपको हमेशा सही तरीके से गाइड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि इनका बेड ऑक्यूपेंसी लेवल क्या है। तो बेड ऑक्यूपेंसी 53% ओवरऑल है, जो कि पिछले प्रीवियस 9 मंथ्स में 44% था। तो जैसे जैसे इनका ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ेगा तो एसेट यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव पड़ेगी। और जो रैंप अप एक्सपेक्टेशन है, उनका ये मानना है कि फरीदा हॉस्पिटल में जो है रैंप अप काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि इनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी से, इसके अलावा गवर्नमेंट्स का ऑलरेडी इम्पैनलमेंट हो चुका है। यानी यहाँ पे गवर्नमेंट का भी बिजनेस आएगा और इंश्योरेंस का भी बिजनेस इनसे ऑलरेडी टाई अप हो चुका है, और यहाँ से रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि नया हॉस्पिटल में इम्पैनलमेंट अलग से कराना पड़ता है और इनका ऑलरेडी सब कुछ हो रखा है। तो रेवेन्यू सोर्सेस की बात करें तो इनका अभी जो रेवेन्यू है सब 1/3 है। 1/3 कैश से आ जाता है, यानी बिना इंश्योरेंस का जो बिजनेस है 1/3 है, इंश्योरेंस से 1/3 है, और 30 इंश्योरेंस कॉर्पोरेट्स का उसी हिसाब से, और गवर्नमेंट का भी 1/3 है, जिसमें 37% अभी गवर्नमेंट से और 29% इनका कैश रेवेन्यू आ रहा है। तो रफली 1/3, एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई, ये तीनों बिजनेस चाहे कैश का हो गया, इंश्योरेंस होगा, या फिर कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट से मिला करके सबसे एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई रेवेन्यू आ रहा है। इसके अलावा डेट की प्रोफाइल देखें तो इनका 70% डेट ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास है, और जो कि टोटल जो है 35% टोटल बिजनेस का है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनका जो भी डेट लेवल है, ये यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें डेटर की, तो डेटर में इनका 82 डेज़ लग रहा है, और ज़्यादातर कंपनीज़ का देखेंगे तो काफ़ी कम होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न है कि गवर्नमेंट से जो भी बिजनेस होता है, गवर्नमेंट का पेमेंट स्ट्रक्चर हमेशा लेट होता है, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री दो। पर्सनली हमारी फैमिली में भी कुछ बिजनेस 1-2 साल पहले लिए गए थे, अभी भी कुछ बिजनेस गवर्नमेंट के थ्रू हो रहे हैं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट के 6-6 महीना तक पता ही नहीं लगता कि वो फंड आने में कितना टाइम है। तो 6-6 महीने का डिले विदाउट एनी रीज़न हो जाता है, सरकार नहीं बन रही है, बजट एलोकेशन में डिले हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो गवर्नमेंट से जो भी बिज़नेस करता है वो तो आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट से फ़ंड निकलवाना काफ़ी टेढ़ा काम होता है। तो गवर्नमेंट का बिजनेस में हमेशा आपका वर्किंग कैपिटल काफ़ी ज़्यादा फंसा रहता है। यही इनके केस में भी आपको देखना है कि 70% जो इनका पैसा है गवर्नमेंट के पास ही फंसा होता है। इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि मेडिकल टूरिज्म, ये जो पर्टिकुलर टर्म यूज़ होता है, जो कि फॉरेन से जो मरीज़ आते हैं इंडिया में इलाज करने, इसको ही हम मेडिकल टूरिज्म कहते हैं। और यहाँ पे बांग्लादेश, CIS कंट्री, फिजी, इराक और अफ्रीका, ये पार्टिकुलर 4-5 जो मार्केट है, ये इस पे ये फोकस कर रहे हैं। यहाँ से पेशेंट आ रहे हैं इंडिया में इस पार्टिकुलर यथार्थ हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए। यहाँ पे अपकमिंग डेवलपमेंट भी बताया कि यहाँ पे एयरपोर्ट बन सकता है फरीदाबाद के नियर, जो कि अगर एयरपोर्ट बनता है तो आप समझ रहे हैं कि जो मेडिकल टूरिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और इंडिया में वैसे ही एयरपोर्ट की बात करें तो इंटायर कंट्री में हर तरह एयरपोर्ट नए नए बन रहे हैं, जिससे कंट्री में जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हमारा दुनिया के बेहतरीन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर
में से एक है और फ्यूचर में मेडिकल इन टूरिज्म इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा डोमेस्टिक में तो आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है और मरीजों की तादाद इस कदर से बढ़ रही है, तो मेडिकल जो है एक ऐसा बिजनेस है, खास करके हॉस्पिटल, जिसमें फ्यूचर में का पोटेंशियल, अगर 10 से 20 साल का भी आप प्लान कर रहे हो, कोई एक ऐसी कंपनी ढूंढना चाहते हो, तो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप ज़रूर चेकआउट करिए कि कौन से ऐसे शेयर है जिसको आप 10 से 20 साल के लिए खरीद के होल्ड कर सकते हो। तो अगेन ये, क्योंकि ऐसी कंपनी में हमेशा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि एक ब्राइट इंडस्ट्री हो, एक जिसका फ्यूचर आउटलुक बहुत अच्छा हो। तो एक मेडिकल और हॉस्पिटल एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि बहुत इवॉल्विंग इंडस्ट्री है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर रहे हैं रोबोटिक सर्जरी विद दी विंची एक्स और मैको ऑर्थोपेडिक रोबोट। ये दो रोबोट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए गए हैं सर्जरी के लिए। इसके अलावा ट्रांसप्लांट की काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है इसमें। इन्होंने 3 तरह के, एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट, एक किडनी ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट में इनके बताने स्पेशलाइजेशन है। तो ये, इसके अलावा ग्रोथ आउटलुक की बात करें तो गैस्ट्रो ट्रियोलॉजी पल्मोनोलॉजी रेवेन्यू सर्च बाय 50% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। देखिए, आप हॉस्पिटल या फिर मेडिकल की लाइन को अगर स्टडी करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं, कभी कभी तो मुझे पर्सनली लगता है कि मुझे बी फार्मा का कोर्स करने ना चाहिए, क्योंकि ऐसे टर्म्स होते हैं समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक दो चीज़ों में जानता हूँ, जैसे ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर होता है, कार्डियोलॉजी मतलब हार्ट से रिलेटेड। तो यही 2 टर्म्स, बाकी तो टर्म्स मुझे पर्सनली नहीं समझ में आते, लेकिन मैं आपको फिर भी डिस्कस करके बता रहा हूँ कि इनका कार्डियो और नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी है, ये 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुआ है। इसके अलावा ऑन्कोलॉजी जो कैंसर का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे 10 फोल्ड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुई है। 10 फोल्ड हुई है। इसके पीछे का रीज़न है कि अभी बेस इनसे बहुत छोटा है, बहुत कम अभी इनके पास पेशेंट आ रहे हैं आंखों के। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ट्रैक्शन बहुत अच्छा है, मतलब फ्यूचर में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आ सकता है। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भी हमने डेटा फैक्ट्स देखे, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है कि इस पर्टिकुलर शेयर में राइट टाइम क्या होगा बाई करने का। देखिए, मैं पर्सनली एक ट्रेडर जैसे सोचता हूँ, मैं एक शेयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बनता। मैं हमेशा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता हूँ कि कौन सी ऐसी टाइम पे बात किया जाए कि मेरा XIRR इंप्रूव हुआ, यानी मिनिमम टाइम में मैं मैक्सिमम पैसा कब बना पाऊंगा। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आपकी एंट्री सही हो और एग्जिट सही हो। तो मैं पर्टिकुलरली वेट कर रहा हूँ। इनका 2 हॉस्पिटल है, बाकी जो इनके हॉस्पिटल्स हैं, जैसे मैंने बताया कि नोएडा में जो भी हैं, चाहे वो ग्रेटर नोएडा का हो या नोएडा एक्सटेंशन का हो, ये सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन झांसी, ओरछा और ये जो नया वाला एक्वायर किया है, जिसमें इन्होंने 116 करोड़ रुपए कैश इन्वेस्ट किया, तो इसमें एक तो इनका ऑपरेशन अभी इबिटा ब्रेक इवन नहीं होगा, जिसको 2 साल का टाइम लग जाएगा। झांसी में अभी यूटिलाइजेशन सिर्फ 20% का, ये इम्प्रूव होगा। तो ये दोनों चीज़ों को मैं काफ़ी तेज़ क्लोजली ट्रैक करूंगा। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का आने वाले 1-2 महीने में अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, तब मैं नेक्स्ट क्वार्टर इसको दोबारा रिव्यू करूंगा और इन 2 पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स में कैसा रेवेन्यू अगर अच्छा दिखता है कि ये अब ब्रेक इवन पे पहुंच गया या फिर बहुत तेज़ी से इसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, तभी मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। और वहाँ पे जो 1-2 क्वार्टर में ही आपको शेयर, आप 50 से 100%, कभी कभी शेयर डबल हो जाते हैं। और कोई कंपनी होती है इसमें 300-300% का रिटर्न दे करके चले जाते हैं। तो इसी तरह की मैं पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ और आप लोगों को भी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो उसी का मैं वेट कर रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है कि अभी इस शेयर को बस वॉच लिस्ट में लगा कर रख लेना चाहिए। और जिस दिन मुझे लगेगा, मैं आप लोगों को जो भी सर्विस लिए हैं उनको पर्टिकुलरली अपडेट्स मिल ही जाएगा और ये भी रीज़न मिल जाएगा कि अब इसमें क्या चीज़ें देख करके हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उसी के प्लान, हमारा एग्जिट प्लान भी आता है कि क्यों देख इसमें एग्जिट कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी इस शेयर को मेरा यही है कि मैं इसको वॉच लिस्ट में लगा के रखूँगा और जब सही टाइम आएगा तो इसमें मैं इन्वेस्ट करूँगा। और इस शेयर को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप, उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल नहीं है तो इस चैनल को, मतलब वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।